नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी समझाई जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम में आधी अधूरी खबरें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। 19 कहानियों में आज आपको दिखाएंगे सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों ने कैसे चली है चिट्ठी वाली चाल। पीएम मोदी को यूएई के बाद किस देश ने दिया है सम्मान, और साथ ही आपको दिखाएंगे आज क्यों करनाल में कश्मीर जैसी पत्थरबाजी हुई। तो सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को पूर्व सैन्य अफसरों की कथित चिट्ठी पर विवाद शुरू हो गया। दावा किया गया था कि चिट्ठी पूर्व सेना प्रमुखों और सैनिकों ने लिखी है, लेकिन अब कई पूर्व सैन्य अफसरों ने यह कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। खबर यह थी कि 150 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चुनाव प्रचार में भारतीय सेना और जवानों की तस्वीर का विरोध किया गया है। कुछ ही देर में चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इस चिट्ठी के जरिए दावा किया गया कि दावा नंबर 1, पूर्व सैनिकों के नाम से राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई। दावा नंबर 2, पूर्व सैनिकों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दावा नंबर 3, चिट्ठी में 3 पूर्व जनरल ने दस्तखत किए हैं। दावा नंबर 4, चिट्ठी में कुल 156 पूर्व सैनिकों के दस्तखत हैं। दावा नंबर 5, राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी मिलने से इनकार किया। राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी न मिलने की खबर आने के बाद माना गया कि चिट्ठी की खबर गलत है, लेकिन उसके बाद पूर्व सैनिकों के बयान से जाहिर हो गया कि चिट्ठी को लेकर पूर्व सैनिकों के 2 गुट हैं। पूर्व आर्मी चीफ एसएफ रॉड्रिक्स और एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी ने ऐसी किसी चिट्ठी के लिए अपनी सहमति से इनकार किया है। There is nothing new with what they publicize as fake news. Presumably, then you sell all this as a big scoop. पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं। एक तरफ चिट्ठी को झूठा और फेक न्यूज बताने वाले आर्मी ऑफिसर हैं, तो दूसरी तरफ मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने कहा है कि उन्होंने चिट्ठी को पढ़ने के बाद अपना नाम शामिल करने पर सहमति दी थी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पूर्व फौजियों का हवाला दिया जिन्होंने चिट्ठी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। रक्षा मंत्री ने इस तरह की चिट्ठी की खबर फैलाने की निंदा की है। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups. और उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी दोनों पर निशाना साधा। पीएम ने आरोप लगाया कि ये दोनों ही पार्टियां अलग कश्मीर की बात करने वालों के साथ हैं। पीएम ने लोगों से पूछा कि ईमानदार चौकीदार चाहिए या फिर भ्रष्टाचारी नामदार। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार रैली में जुटे पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम ने लोगों से कहा कि आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्ट नामदार। जब आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। कांग्रेस एनसीपी पर पीएम मोदी ने वार करते हुए कहा कि उनकी सरकार में कभी मुंबई में बम धमाके, कभी पुणे में, कभी ट्रेन में धमाके होते थे, लेकिन पिछले 5 साल में ये बम धमाके बंद हो गए हैं। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गाँव ही झेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। हम उस समय बम धमाके देखते थे, आए दिन होते रहते थे। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? पीएम मोदी ने लोगों से सवाल किया कि पाकिस्तान को प्यार करने वाली या जवाब देने वाली सरकार चाहिए। याद करिए, पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी। हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन सरकार को
सांप सूंघ जाता था। पीएम ने अहमदनगर में एनसीपी को कांग्रेस का साथी बताया और कहा कि एनसीपी अलग कश्मीर मांगने वालों के साथ है। इस बार तो हद ही हो गई है। कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बना देंगे। पीएम ने कहा कि अब जनता का नारा है कि कांग्रेस को हमेशा के लिए हटाओ। वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी कामदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सऊदी अरब के बाद अब रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है। रूस पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल सम्मान देगा। रूसी दूतावास की तरफ से उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई है। ये रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी। इससे पहले यह सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी मिल चुका है। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल देने का ऐलान किया था। यूएई की तरफ से यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिया गया था। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। 2 दिन अमित शाह वाराणसी में ही रहेंगे। अमित शाह करीब 7 बजे वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आज अमित शाह ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रैलियों को संबोधित किया। 70 साल तक ये राहुल बाबा एंड कंपनी बीजू जनता दल ने शासन किया, मगर इस देश की गरीबी को वो हटा नहीं सके। 19 साल हो गए नवीन बाबू उड़ीसा पर शासन कर रहे हैं। आपसे ओडिया भाषा में बात कर सकते हैं क्या, बताओ। और लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजनाथ सिंह के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। लखनऊ में 5वें चरण के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साध रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने को लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी लेखी की याचिका स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। चौकीदार चोर है, इस तरह से कहा जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से पेश किया। 2 दिन पहले ही राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। अब बीजेपी सांसद ने इस मामले में राहुल गांधी की घेराबंदी की है। जगह जगह पर कई तरीके की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसके अंदर ये पाया गया कि लगातार बेबयानी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे बयान दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर पास किया, वैसा ऑर्डर पास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। और वो सब चुनावी माहौल के अंदर इलेक्शन को भटकाने के लिए किया जा रहा है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को रायबरेली में पर्चा दाखिल किया था। राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है और राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है
कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सभी पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि वो 15 मई तक मिले चुनावी चंदे का पूरा ब्यौरा 30 मई तक चुनाव आयोग को दें। पूरी जानकारी बंद लिफाफे में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को चंदे की पूरी जानकारी सौंपने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को नीतिगत फैसला बताया था और इस मामले में आम चुनाव खत्म होने तक हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज करते हुए कहा था कि खरीदारों की पहचान होनी जरूरी है, नहीं तो चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास सफल नहीं होगा। आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके भतीजे की पत्नी को एयरपोर्ट से कथित सोने के साथ निकाले जाने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस की जोर जबरदस्ती को लेकर शिकायत की गई है। पुलिस ने एयरपोर्ट से जबरन सीएम के भतीजे की पत्नी को कस्टम अधिकारियों से छुड़ा लिया। कस्टम अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस की जोर जबरदस्ती वाले बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के वकील की दलील को सुनने से भी इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर आरोप है कि उन्हें अवैध सोने और 7 सूटकेस के साथ कस्टम अधिकारियों ने रोका था। अभिषेक की पत्नी कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर 2 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस ने एयरपोर्ट में दाखिल होकर जबरन सभी सूटकेस और अभिषेक की पत्नी को बाहर निकाल लिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पूजा की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश में शांति नहीं चाहते। कहानी यह है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पंडित अमरनाथ मिश्रा ने याचिका दायर की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को नकारते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया है और जुर्माना बरकरार रखा।